कहानी की शुरुआत सनशाइन वैली नाम के एक बहुत ही खूबसूरत अनाथालय से होती है। ये अनाथालय चारों तरफ से मखमली मैदानों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ रहने वाले मासूम बच्चे एक दूसरे को सगे भाई बहनों से भी बढ़कर मानते हैं। इन सभी बच्चों की देखभाल करने के लिए एक बेहद दयालु दिखने वाली महिला है जिसका नाम सोफिया है। यहाँ के बच्चे सोफिया को प्यार से माँ कहकर बुलाते हैं। माँ सोफिया सभी बच्चों को बहुत अच्छी तालीम देती है और रोज उनका दिमागी IQ टेस्ट लिया जाता है। सोफिया का कहना है कि वो बच्चों को इतना होशियार इसलिए बना रही है ताकि जब बाहर की दुनिया से कोई अच्छा परिवार उन्हें गोद लेने अडॉप्ट करने आए तो वे एक बेहतरीन जिंदगी जी सकें। लेकिन इस अनाथालय की दो बातें बहुत ही अजीब और रहस्यमयी हैं। पहली बात यह कि यहाँ रहने वाले हर एक बच्चे की गर्दन पर एक खास नंबर का टैटू छपा हुआ है जो उनकी पहचान है। दूसरी बात, यहाँ का कोई भी बच्चा अनाथालय के चारों ओर लगी लकड़ी की बाड़ फेंस को पार नहीं कर सकता। इसके अलावा वहाँ एक विशाल मुख्य द्वार मैन गेट भी है जिसके पास जाने की सख्त मनाही है। सोफिया बच्चों को डराती है कि बाहर की दुनिया बेहद खूंखार है, इसलिए उन्हें इसी बाड़ के अंदर सुरक्षित रहना चाहिए। यहाँ हमारी मुलाकात अनाथालय के 3 सबसे बड़े और जीनियस बच्चों से होती है, लिया, एड्रियन और ओलिवर। दोपहर के वक्त ये सभी बच्चे मैदान में हाइड एंड सीक छिपन छिपाई खेलते हैं। एड्रियन अपने शातिर दिमाग की बदौलत जंगल में छिपे हर बच्चे को चुटकियों में ढूंढ निकालता है, यहाँ तक कि वो सबसे फुर्तीली लड़की लिया को भी अपनी चाल में फंसाकर पकड़ लेता है। ये खेल दरअसल बच्चों की दिमागी और शारीरिक क्षमता को बढ़ाने का एक गुप्त तरीका है। इसी बीच अनाथालय में खबर आती है कि मीरा नाम की एक 6 साल की छोटी सी बच्ची को एक अमीर परिवार ने गोद ले लिया है। मीरा बहुत ही मासूम है जो हमेशा अपने पास एक कपड़े की गुड़िया डॉल रखती है जिसे वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती है। नियम के मुताबिक जो बच्चा एक बार अडॉप्ट होकर यहाँ से चला जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। शाम को मीरा की भावुक विदाई होती है। मीरा रोते हुए सब बच्चों से वादा करती है कि वो बाहर जाकर सबको खत जरूर लिखेगी। लेकिन एड्रियन और ओलिवर सोचते हैं कि आज तक यहाँ से गए किसी भी बच्चे का खत कभी वापस क्यों नहीं आया। खैर, माँ सोफिया मीरा का हाथ पकड़कर उसे उस अंधेरे मेन गेट की तरफ ले जाती है। मीरा के जाने के थोड़ी देर बाद लिया और एड्रियन हॉल की सफाई कर रहे होते हैं। तभी लिया की नज़र टेबल पर पड़ती है जहां मीरा की वो पसंदीदा गुड़िया छूटी हुई थी। लिया घबरा जाती है क्योंकि मीरा उस गुड़िया के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। तभी वहां ओलिवर आता है और बताता है कि मेन गेट की बत्ती अभी भी जल रही है, यानी मीरा अभी वहीं होगी। अगर तुम दोनों तेजी से जाओ तो उसे ये गुड़िया लौटा सकते हो। लिया और एड्रियन जानते थे कि गेट के पास जाना सबसे बड़ा अपराध है, फिर भी मीरा के प्यार में वे गुड़िया लेकर चुपके से मेन गेट की तरफ भागते हैं। जब वे गेट के पास पहुंचते हैं तो वहां एक बड़ा ढका हुआ ट्रक खड़ा दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि मीरा शायद इसी ट्रक के अंदर बैठी होगी। एड्रियन और लिया ट्रक के पिछले हिस्से में झांकते हैं, लेकिन अंदर का भयानक नजारा देखते ही दोनों की चीख निकल जाती है। ट्रक के अंदर मीरा की बेजान लाश पड़ी हुई थी और उसकी छाती पर एक अजीब लाल रंग का फूल गड़ा हुआ था। लिया डर के मारे कांपने लगती है और उसके हाथ से वो गुड़िया जमीन पर गिर जाती है। तभी अचानक भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। एड्रियन समझदारी दिखाता है और लिया का मुंह दबाकर ट्रक के नीचे छुप जाता है। वहां वे देखते हैं कि 2 बेहद खौफनाक और विशालकाय दानव डीमंस वहां आते हैं। वे दोनों दानव मीरा की बॉडी को उठाकर पानी से भरे एक बड़े कांच के जार में डाल देते हैं। वे राक्षस आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस फार्म के इंसानों का मांस सबसे स्वादिष्ट और प्रीमियम क्वालिटी का होता है और इन बच्चों को केवल उनके भोजन के लिए यहाँ पाला जा रहा है। उनकी बातें सुनकर लिया और एड्रियन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें पूरा सच समझ में आ जाता है कि उनका ये अनाथालय कोई स्वर्ग नहीं बल्कि इंसानों का एक कसाई खाना ह्यूमन फार्म है। तभी वहां माँ सोफिया आ जाती है। वो उन दानवों से बहुत ही सलीके से बात करती है और वादा करती है कि अगली बार वो उनके लिए और भी ज्यादा हाई IQ वाला बच्चा तैयार रखेगी, क्योंकि राक्षसों में दिमाग वाले बच्चों का मीट सबसे महंगा बिकता है। इसी बीच एक दानव को इंसानी बच्चे की गंध आती है। वो नीचे झुककर देखता है तो उसे जमीन पर मीरा की गिरी हुई गुड़िया मिलती है। राक्षस उसे उठाकर सोफिया को दे देता है। सोफिया समझ जाती है कि कोई बच्चा यहाँ चुपके से आया था। हालांकि लिया और एड्रियन राक्षस के देखने से पहले ही वहां से भागकर सीधे घने जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में गिरकर लिया फूट फूट कर रोने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी प्यारी माँ सोफिया असल में एक आदमखोर है। एड्रियन उसे संभालता है और कहता है कि हमें इस नरक से भागना होगा। इस पर लिया कहती है, हम अकेले नहीं भागेंगे, हम अनाथालय के हर एक बच्चे को अपने साथ बचाकर ले जाएंगे। एड्रियन भी उसका साथ देने का कसम खाता है। अगले दिन लिया और एड्रियन सोफिया के सामने बिल्कुल सामान्य व्यवहार करते हैं ताकि उस पर कोई शक न हो। दोनों चुपके से बाड़ फेंस के पास जाते हैं। एड्रियन कहता है कि यहां से भागने के लिए हमें एक मास्टर प्लान बनाना होगा। जब तक योजना पूरी न हो जाए तब तक बाकी बच्चों को कुछ नहीं बताना है। इसके बाद दोनों बाड़ को पार करके आगे की जगह की जांच करने निकलते हैं। जंगल के अंत में पहुंचकर वे देखते हैं कि आगे एक विशाल, सपाट और बेहद ऊंची कंक्रीट की दीवार बनी हुई है जिसे बिना किसी सहारे के लांघना नामुमकिन था। एड्रियन समझ जाता है कि दीवार चढ़ने के लिए उन्हें मजबूत रस्सियों की जरूरत होगी।
दूसरी तरफ मैदान में खेल रहे बच्चे अचानक चिल्लाने लगते हैं क्योंकि एक छोटी बच्ची जंगल में भटककर गायब हो गई थी। तभी माँ सोफिया वहां आती है और बिना किसी घबराहट के अपनी जेब से एक अजीब सी डिजिटल डिवाइस निकालती है। उसकी स्क्रीन पर कुछ लोकेशन देखकर वो सीधे जंगल की तरफ जाती है और चंद सेकंड में उस बच्ची को सही सलामत वापस ले आती है। ये देखकर लिया और एड्रियन समझ जाते हैं कि सोफिया ने हर बच्चे के शरीर के अंदर कोई सीक्रेट लोकेशन ट्रैकर चिप लगा रखा है, यानी अब उनका भागना और भी कठिन हो गया था। अगले दिन लिया और एड्रियन फिर से जंगल में जाते हैं और एक खोखले पेड़ के तने में कुछ चुराई हुई रस्सियां छिपा देते हैं। तभी ओलिवर वहां आ पहुंचता है और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। ओलिवर सीधे पूछता है, तुम दोनों क्या खिचड़ी पका रहे हो? एड्रियन और लिया बिना कुछ छिपाए ओलिवर को उस खौफनाक रात का सारा सच बता देते हैं। ओलिवर बेहद व्यावहारिक प्रैक्टिकल लड़का था। वो बिना समय गंवाए उनकी बात मान लेता है और इस एस्केप मिशन में शामिल हो जाता है। इसके बाद तीनों अनाथालय की पुरानी लाइब्रेरी में जाकर रिसर्च करते हैं। वहां ओलिवर उन्हें कुछ खास किताबें दिखाता है जिन पर एक उल्लू का सिंबल लगा था और उसके चारों ओर सीक्रेट कोड बने हुए थे। जब वे कोड को डिकोड करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आर्थर वैलेंटाइन नाम का एक रहस्यमयी आदमी इस फार्म की सच्चाई जानता है और उसने इन किताबों के जरिए बच्चों के लिए भागने के गुप्त सुराग छोड़े हैं। इस खुलासे से बच्चों को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। शाम को सोफिया सभी बच्चों को हॉल में इकट्ठा करती है और एक नई असिस्टेंट से मिलवाती है जिसका नाम सिस्टर हेलेना था। हेलेना दिखने में काफी डरावनी और चालाक लग रही थी। उसे देखते ही तीनों समझ जाते हैं कि अब उन पर नजर रखने के लिए एक नहीं बल्कि दो पहरेदार आ चुके हैं। अगले दिन लिया, एड्रियन और ओलिवर एक नई रणनीति अपनाते हैं। वे सभी बच्चों को जंगल में टैग का खेल खिलाते हैं। असल में खेल खेल में वे बच्चों को दुश्मनों से छिपना, भागना और स्टैमिना बढ़ाना सिखा रहे थे। उसी रात एड्रियन एक बात नोटिस करता है और लिया ओलिवर को बताता है कि हम जो भी प्लानिंग करते हैं उसकी भनक सोफिया को लग जाती है। इसका मतलब हमारे बीच ही कोई सोफिया का जासूस स्पाई छिपा है। जासूस को बेनकाब करने के लिए एड्रियन एक जाल बिछाता है। वो अपनी टीम में दो और बड़े बच्चों, जैक और एलिस को शामिल करने का नाटक करता है। जब वे दोनों को सच बताते हैं तो जैक को विश्वास नहीं होता। तब लिया रोते हुए मीरा की मौत की कसम खाती है जिससे एलिस और जैक को यकीन हो जाता है। इसके बाद जासूस को पकड़ने के लिए एड्रियन, जैक और एलिस को रस्सियां छिपाने की दो अलग अलग फर्जी जगहों के बारे में बताता है। एलिस को बेड के नीचे और जैक को स्टोर रूम में। उसी रात एक अनजान बच्चा चुपके से सोफिया के दरवाजे के नीचे एक सीक्रेट नोट सरका देता है जिसमें रस्सियों की फर्जी लोकेशन लिखी थी। अगली सुबह जब एड्रियन उस जगह जाता है तो रस्सियां गायब मिलती हैं। सारा शक जैक और एलिस पर जाता है। ओलिवर गुस्से में कहता है कि देखा, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन एड्रियन मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं ओलिवर, वे दोनों बेकसूर हैं। मैंने तीसरी फर्जी लोकेशन की जानकारी सिर्फ एक ही इंसान को दी थी। और एड्रियन ओलिवर की तरफ देखकर कहता है, असली जासूस तुम हो ओलिवर। ओलिवर शांत हो जाता है और सच स्वीकार कर लेता है। वो बताता है कि वो खुद को जिंदा रखने के लिए सोफिया के लिए जासूसी कर रहा था ताकि सोफिया उसका अडॉप्शन टालती रहे। ओलिवर कहता है, मैं अकेले नहीं भाग सकता था, इसलिए मैंने जानबूझकर मीरा की गुड़िया छोड़ी थी और तुम्हें मेन गेट भेजा था ताकि तुम सच देख सको और भागने का प्लान बनाओ। लिया और एड्रियन को झटका लगता है, लेकिन वे जानते थे कि ओलिवर दिल का बुरा नहीं है। वे उसे टीम से निकालने के बजाय एक डबल एजेंट बना देते हैं, यानी ओलिवर सोफिया को झूठी खबरें देगा और सोफिया की खबरें एड्रियन को। इसके बाद ओलिवर उन्हें अपने कमरे के सीक्रेट कैबिन में ले जाता है जहां उसने सोफिया से चुराया हुआ सामान रखा था, जैसे कुछ केमिकल्स और एक खास गैजेट जो बच्चों के शरीर में लगे ट्रैकर सिग्नल को ब्लॉक कर सकता था। शाम को ओलिवर सोफिया का ध्यान भटकाने के लिए कहता है कि लिया और एड्रियन आपके खाने में जहर देने की सोच रहे हैं। लेकिन सोफिया ठंडे स्वर में कहती है, ओलिवर, तुम्हारा काम पूरा हुआ। अगले महीने तुम्हारा शिपमेंट तय हो चुका है। यह सुनकर ओलिवर अंदर से कांप जाता है पर अपने चेहरे पर डर नहीं आने देता। अगले दिन पांचों बच्चे दीवार के पास रस्सियों का टेस्ट करने जाते हैं। तभी अचानक सिस्टर हेलेना वहां आ धमकती है। बच्चों को लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन हेलेना मुस्कुराते हुए अपनी कॉलर हटाकर अपनी गर्दन पर लगी एक सीक्रेट इलेक्ट्रॉनिक चिप दिखाती है। वो बताती है कि वो भी कभी इस फार्म की कैदी थी और सोफिया को हटाकर खुद यहाँ की हेड बनना चाहती है ताकि अपनी जान बचा सके। वो सोफिया को नीचा दिखाने के लिए बच्चों की मदद करने का नाटक करती है। उसी रात हेलेना बच्चों को इस दुनिया का सबसे खौफनाक इतिहास बताती है। वो बताती है कि 1000 साल पहले इंसानों और दानवों के बीच महायुद्ध हुआ था। तबाही रोकने के लिए द पैक्ट द प्रॉमिस नाम का समझौता हुआ जिसके तहत दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई, इंसानों की दुनिया अलग और राक्षसों की अलग। लेकिन शांति के बदले इंसानों ने वादा किया कि वे राक्षसों को खाने के लिए इंसानी बच्चों की सप्लाई देंगे। इसी शर्त के तहत सनशाइन वैली जैसे सीक्रेट फार्म्स बनाए गए। राक्षस जितने समझदार बच्चे का दिमाग खाते हैं वे उतने ही बुद्धिमान बने रहते हैं, वरना वे जंगली जानवर बन जाएंगे। हेलेना ये भी बताती है कि बच्चों के कान के निचले हिस्से में ट्रैकर लगा है। ओलिवर के पास इसे ब्लॉक करने का तरीका था, इसलिए बच्चे नहीं डरते।
ये देखकर हेलेना समझ जाती है कि बच्चे बहुत आगे निकल चुके हैं। अगले ही दिन सोफिया हेलेना के पास एक सरकारी लेटर लेकर आती है और बताती है कि हेडक्वार्टर ने उसका ट्रांसफर दूसरे फार्म में कर दिया है। हेलेना समझ जाती है कि सोफिया को उसकी चालबाजियों की भनक लग चुकी है और अब उसकी मौत तय है। अनाथालय से निकलने से पहले हेलेना बच्चों के लिए एक सीक्रेट फाउंटेन पेन छुपाकर छोड़ जाती है। जब हेलेना मेन गेट पर पहुंचती है तो वहां उसकी मुलाकात फार्म्स की सुप्रीम लीडर द ग्रैंडमा से होती है। हेलेना अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाती है कि बच्चे भागने की फिराक में हैं, लेकिन ग्रैंडमा सोफिया पर पूरा भरोसा करती है। तभी अंधेरे से एक विशाल राक्षस निकलता है और हेलेना को वहीं मार डालता है। हेलेना के खात्मे के बाद लिया और एड्रियन बिना वक्त गंवाए दीवार की तरफ बढ़ते हैं ताकि बाहर का रास्ता देख सकें। दूसरी तरफ ओलिवर अनाथालय के अंदर सोफिया को बातों में उलझाए रखता है, लेकिन सोफिया चाल पहचान जाती है और ओलिवर को कमरे में बंद करके खुद जंगल की तरफ दौड़ पड़ती है। जैक आकर ओलिवर को कमरे से निकालता है और दोनों एड्रियन को अलर्ट करने भागते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सोफिया सीधे उस दीवार के पास पहुंच जाती है। वो बच्चों को डांटते हुए कहती है, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, फिर भी तुमने नियम तोड़ा। लिया सोफिया को पीछे से कसकर पकड़ लेती है और चिल्लाती है, एड्रियन तुम भाग जाओ। लेकिन सोफिया बहुत ताकतवर थी। वो पलक झपकते ही लिया की टांग को इतनी बेरहमी से मरोड़ती है कि उसकी हड्डी टूट जाती है। लिया दर्द से चीख उठती है। एड्रियन अपनी दोस्त को इस हाल में छोड़कर भागने से मना कर देता है। सोफिया हंसते हुए ऐलान करती है, कल एड्रियन का एडॉप्शन है, कल उसका आखिरी दिन है। उसी रात ओलिवर एड्रियन से कहता है कि हम कल तुम्हारे पैर टूटने का नाटक करेंगे या तुम्हें छिपा देंगे ताकि शिपमेंट रुक जाए। लेकिन एड्रियन मना कर देता है, अगर मैं छिपा तो सोफिया सुरक्षा बढ़ा देगी और बाकी बच्चों का भागना हमेशा के लिए नामुमकिन हो जाएगा। अपने भाई बहनों के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ। अगली सुबह एड्रियन शांत मन से पैकिंग करता है। तभी अलमारी के कोने में उसे हेलेना का छोड़ा हुआ वो सीक्रेट पेन मिलता है। एड्रियन समझ जाता है कि इसमें बाहर की दुनिया का नक्शा है। वो पेन जेब में रख लेता है। जाने से पहले एड्रियन चुपके से दीवार पर चढ़कर बाहर का नजारा देखता है, लेकिन दीवार के उस पार देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वहां कोई रास्ता नहीं, बल्कि एक गहरी असीम खाई चज़्म थी। एड्रियन तुरंत वापस आता है और कागज के टुकड़े पर खाई का नक्शा बनाकर लिखता है, दीवार के पार गहरी खाई है, सीधे मत कूदना। खाई पार करने के लिए तुम्हें सोफिया के कंट्रोल रूम के पास बने मुख्य पुल का इस्तेमाल करना होगा। वो इस नक्शे और सीक्रेट पेन को लिया के गद्दे के नीचे छिपा देता है। शाम को एड्रियन की विदाई होती है। छोटे बच्चे खुश थे, लेकिन लिया, ओलिवर, जैक और एलिस रो रहे थे। लिया टूटे पैर के साथ एड्रियन से लिपट जाती है। एड्रियन मुस्कुराते हुए सोफिया के साथ मेन गेट पार कर जाता है। गेट के अंदर बने गुप्त गलियारे में एड्रियन को पीटर राट्री नाम के एक रईस इंसान के सामने लाया जाता है, जो इस पूरे ह्यूमन फार्मिंग सिस्टम का मालिक था। पीटर एड्रियन की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर उसे अपनी योजनाओं के बारे में बताने लगता है। एड्रियन शांत होकर कहता है, मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी मर्जी से अपने दोस्तों को बचाने आया हूं। तभी अंधेरे से एक खूंखार राक्षस निकलता है और एड्रियन का खात्मा कर देता है। अनाथालय में लिया पूरी तरह टूट चुकी थी। सोफिया उसके पास आकर कहती है, लिया तुम अगली मां बनने की ट्रेनिंग शुरू कर दो, इस तरह तुम मरने से बच जाओगी। लिया समझ जाती है कि सोफिया उसे भी अपने जैसा जल्लाद बनाना चाहती है। दूसरी तरफ ओलिवर भी टूट चुका था। सोफिया ओलिवर से कहती है, अगला नंबर तुम्हारा है ओलिवर, अपनी मौत के लिए तैयार रहो। लेकिन ओलिवर के मन में कुछ खौफनाक प्लान चल रहा था। आखिरी रात ओलिवर डाइनिंग हॉल में बैठा था। लिया वहां आती है और कहती है कि हमारे पास भागने का प्लान है, लेकिन ओलिवर कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है लिया, मैं राक्षसों का खाना बनने से बेहतर खुद को खत्म करना समझता हूं। इससे पहले कि लिया कुछ करे, ओलिवर माचिस जलाकर खुद पर तेल छिड़ककर आग लगा लेता है। आग की लपटें देखकर सोफिया पागलों की तरह दौड़ती हुई आती है। वो अपनी ट्रैकर घड़ी में देखती है। ओलिवर का सिग्नल आग के बीचों बीच था। सोफिया फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर आग बुझाने में जुट जाती है, लेकिन तभी लिया गायब हो जाती है। फर्श पर सोफिया को खून की बूंदें और कटा हुआ कान का मांस मिलता है। सोफिया समझ जाती है कि उसके साथ धोखा हुआ है। फ्लैशबैक, एड्रियन ने जाने से पहले लिया के लिए जो नोट छोड़ा था, उसमें लिखा था कि ओलिवर खुद को जलाने की कोशिश करेगा, उसी का फायदा उठाकर हमें भागना है। लिया ने पैर ठीक होने का नाटक किया था और जैक एलिस के साथ मिलकर पूरी तैयारी कर ली थी। जब ओलिवर आग लगाने वाला था, लिया ने आखिरी पल में उसे पीछे खींचा, चाकू से उसके कान का ट्रैकर काटकर आग में फेंक दिया और अपने कान का ट्रैकर भी काटकर फेंक दिया। वर्तमान में लिया ओलिवर को लेकर जंगल की तरफ भागती है। ओलिवर पूछता है, बाकी बच्चे? लिया बताती है, सबके ट्रैकर निकाल दिए गए हैं, वे दीवार की तरफ बढ़ चुके हैं। लेकिन 4 साल से छोटे बच्चों को हम यहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे खाई पार नहीं कर पाएंगे। मैंने छोटे बच्चे फिल को सच बता दिया है, हम 2 साल में उन्हें बचाने वापस आएंगे। सोफिया लालटेन लेकर अकेले जंगल में उनका पीछा करती है। सभी बच्चे दीवार पर चढ़ जाते हैं, लेकिन खाई देखकर डर जाते हैं। तभी जैक अपनी पूरी ताकत से रस्सी में बंधा हुक हवा में लहराकर खाई के पार एक मजबूत पेड़ पर फंसा देता है। एक एक करके बच्चे जिप लाइन की तरह हैंगर्स के सहारे उस खौफनाक खाई को पार करने लगते हैं।
आखिरी में लिया बचती है। तभी सोफिया दीवार पर पहुंच जाती है और चिल्लाती है, रुक जाओ लिया, बाहर मर जाओगी। लिया मुस्कुराते हुए कहती है, गुड बाय मॉम, हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। और वो हवा में छलांग लगाकर जिप लाइन के सहारे खाई पार कर जाती है। पहुंचते ही जैक रस्सी काट देता है। सोफिया दीवार पर अकेली खड़ी रह जाती है। वो चाहती तो अलार्म बजा सकती थी, लेकिन बच्चों की हिम्मत देखकर उसका दिल पिघल जाता है। उसे अपना बचपन याद आ जाता है जब वो भी भागना चाहती थी। सोफिया मुस्कुराती है और मन ही मन कहती है, जीत गए तुम लोग, हमेशा खुश रहना। वो वापस जाकर छोटे बच्चों को गले लगा लेती है। सुबह की पहली किरण के साथ सभी बच्चे जंगल पार करके एक बेहद खूबसूरत खुले मैदान में आ जाते हैं। लिया अपनी जेब से एड्रियन का दिया हुआ वो सीक्रेट पेन निकालती है और बटन दबाती है। हवा में एक होलोग्राम मैप चालू होता है और आर्थर वैलेंटाइन का मैसेज उभरता है, बाहर की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। रास्ता कठिन है, लेकिन उम्मीद मत छोड़ना। लिया और ओलिवर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। भले ही एड्रियन आज उनके साथ नहीं था, लेकिन उसकी कुर्बानी की बदौलत वे सब आज आज़ाद थे। लिया सभी बच्चों का हाथ थामकर आगे बढ़ती है और कहती है, ये हमारी नई सुबह है। और इसी के साथ ये रोमांचक कहानी समाप्त होती है।